आदित्य, मैंने सुना है तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो। क्या यह सच है कि तुम एक धोबी की बेटी से शादी करना चाहते हो? जी पिताजी, यह सच है। मैंने अपनी आंखों से जिसे देखा है उसके सिवा किसी और को अपनी रानी नहीं बना सकता। राजकुमार, यह क्या बात हुई? आप हमारे विजयनगर के भविष्य हैं। क्या आपको पता है कि यह कितनी बड़ी भूल है? एक धोबी की लड़की, क्या वह हमारे साम्राज्य की रानी बनने लायक है? सेनापति जी, आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप मेरे दिल की बात को समझेंगे? मैंने उसे देखा है और मेरी आंखें आज तक उसकी सूरत नहीं भूली है। उसकी खूबसूरती किसी राजकुमारी से कम नहीं है। राजकुमार, सुंदरता तो हर जगह मिल सकती है, लेकिन एक रानी के लिए सिर्फ सुंदरता काफी नहीं होती। उसे राजकाज संभालना होता है, उसे नीतियों को समझना होता है, उसे लोगों के बीच सम्मान पाना होता है। क्या एक धोबी की बेटी ये सब कर पाएगी? सोचिए, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा क्या कहेंगे? मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बेचैनी को नहीं समझ रहे। मेरा मन अब किसी और चीज में नहीं लगता। अगर मुझे वह नहीं मिली तो मैं इस महल की दीवारों में कैद होकर रह जाऊंगा। मेरी खुशियां, मेरा भविष्य सब उसी पर टिका है। मैं अपनी जान दे दूंगा अगर आप मुझे उससे दूर रखेंगे। आदित्य, ये क्या कह रहे हो? ऐसी बातें मत बोलो। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, लेकिन इस फैसले से हमारे राज्य का सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? पिताजी, आप जानते हैं कि मैं आपका कितना सम्मान करता हूं। मैंने आज तक आपका कोई आदेश नहीं टाला, लेकिन इस बार मैं अपनी बात पर अड़ा हूं। अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मुझे महल छोड़ना होगा। मैं इस दुनिया में खुशी से नहीं रह पाऊंगा। मुझे कुछ समय दो आदित्य, ये इतना आसान फैसला नहीं है। मैं किसी को बुलाकर इस मामले पर सलाह लूंगा। तुम अभी अपने कमरे में जाओ और इस पर शांति से विचार करो। धन्यवाद पिताजी, मैं जानता हूं कि आप मेरा भला ही चाहेंगे। राजा ने राजकुमार आदित्य को वहां से जाने को कहा और गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने जिद्दी बेटे को कैसे समझाएं। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार आदित्य था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता था। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की थी जिसका नाम रिया था। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। इसी उलझन में उन्होंने राज्य के सबसे समझदार और अनुभवी मुखिया को बुलाने का फैसला किया। मुखिया जी, मेरा आदित्य तो जिद पर अड़ गया है। वह एक धोबी की लड़की से शादी करना चाहता है। इस समय उसे रोकना ठीक नहीं महाराज। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मानता हूं। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा,
हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते आए। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजकुमार, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वे दोनों धोबी और उसकी पत्नी जैसे डरते कांपते आए थे, वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की रिया से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार पहले तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी 4 शर्तें हैं। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त, मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा, ये क्या बात हुई, ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। राजकुमार कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त, आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है कि मजाक है। उसने सोचा सब कुछ हो जाए, बाद में देख लूंगा। चलो, यह भी मंजूर है। तीसरी शर्त, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाएं और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। चौथी शर्त, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर है तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे ब्याहने चला गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की खास दासी थी। वहीं हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया, ना पिया, ना हिली जुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया।
जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलाया। तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। लोग बातें बनाते हैं। राजकुमार की जय हो। सच बात यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भाई, हमने उसे घर में रखा। हमारे घर में ऊपर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहां खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे मां कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं। आप हमारी जान बख्श दें। धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच विचार में पड़ गया। करें तो क्या करें? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वह जा रहा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आओ। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पर गए हैं। और ठीक है। दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत दुखता था। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। राजकुमार का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वह मालिया पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए एक गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी है और 1 गज अब भी बाकी है। उन्हें देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। राजकुमार वहीं रहने लगा। बच्चा, तू राजकुमार है। इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? महाराज, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। बच्चा, योगियों से कुछ छुपा नहीं। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले, यह रख ले। तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा। घर जाए तो तू यह राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे आप यह पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। उस योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांध कर रख लिया और योगी को अलविदा कहकर चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद वापस महल में पहुंचा तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई, कहने लगी, अरे राजकुमार जी, आप कहाँ चले गए थे और ये अपना हाल कैसा बना लिया है? राजा रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं तो यही कह के टाल देती हूँ कि आप यात्रा पे गए हैं और बिल्कुल ठीक है। आज राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? अरे हाँ राजकुमार, उसके नियम में तो कोई बदलाव नहीं था। हाँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे जगा देना।
शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो उस दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आए और दासी से बोले, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब वह धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है। मैं उठता क्यों नहीं हूं? मैं जो ना बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। अरे राजकुमार, अब तो उठिए, कितना दिन चढ़ा आया है, अब तक सोए हैं। क्या मुसीबत आ गई है? क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब तोड़ दिया तुमने। अरे राजकुमार, बताइए ना, क्या ख्वाब था? अच्छा, अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। सच थोड़ी, मैं तो ख्वाब में इसके साथ गया था। अच्छा राजकुमार, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज यह कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी, मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ। खैर, जैसे धोबी का घर आ गया, ये धोबी की लड़की धोबिन के पास तो नहीं, सीधे चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मैं इसके साथ कमरे में आ गया। क्या सजा हुआ कमरा था, लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। आप और इनके कमरे में बैठकर कैसे बातें करते हैं? अरे सच थोड़ी, ये तो सपने में था। होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने यह साड़ी जो साल भर से पहनकर आ रही है ऐसे उतारकर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और अपनी नौकरानी को देने लगी। आप क्या सच में राजकुमार, आप इनके साथ हमाम में घुस गए? मुझे पागल समझ रखे हैं क्या? क्यों मूर्ख बना रहे हैं सुबह सुबह? ऐसा कहीं हो सकता है? मैं तो ख्वाब की बात कर रहा था। चल, अब नहीं सुनाता तुझे ख्वाब। माफ कर दीजिए राजकुमार, मैं अब बीच में नहीं बोलूंगी, सुना दीजिए। बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो, बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। ये एक कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। फिर इसने नौकरानी को आवाज लगाई। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। मैंने सोचा लाओ, आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। एक निवाला ये खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। फिर इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका मेकअप किया, बाल बाल मोती गूंथे। संवर कर ये आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से तख्त यानी उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैं भी तख्त का पाया पकड़कर लटक गया। बस ख्वाब खत्म हो गया। अरे राजकुमार, इतना अधूरा ख्वाब थोड़े ना होता है, अब सुना भी दीजिए। फिर वो तख्त ऊपर ही ऊपर उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र की दरबार सजी हुई थी। ये पहुंची तो सबने उठकर सम्मान दिया। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। मेरी थाप पर यह ऐसा नाचे कि समाम बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। मैंने जल्दी से रुमाल लेकर जेब में रख लिया। अच्छा राजकुमार जी,
हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा है, कहीं यही रुमाल तो नहीं है ना? तू बहुत जिद्दी है। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। फिर क्या हुआ राजकुमार? राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। मैंने वह भी उठाकर जेब में रख ली। दिखाइए राजकुमार, वो अंगूठी कैसी है, हम भी तो देखें। अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और यह भी भागकर उड़ान खटोली पर बैठी। जल्दी में अपना इनाम तबला बजाने वाले से नहीं लिया होगा। इसे क्या पता था कि वह सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ। मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। मेरी भी कहानी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज़्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज़ मेरा नाच देख कर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और सिर में तो बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए और मुझे श्राप दे दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू धरती पे जाकर लड़की बनकर रहेगी। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती और आपको मेरी असलियत का भी पता नहीं चलता। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। अब आपको मेरी असलियत का पता चल कुमार चुका आदित्य है। ने उस अब लड़की आप की भी यह मेरे हैरान मालिक हैं कर देने वाली और मैं कहानी आपकी सुनी नौकरानी और फिर हूँ। अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और खूब खुशियां मनाई। इस बार पूरा राज्य इस अद्भुत विवाह का साक्षी बना। रिया अब महल की रानी बन गई थी और उसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही थीं। लेकिन महल के तौर तरीके और इंसान की दुनिया के नियम उसके लिए नए थे। रिया ने राजकुमार से कहा, मैं अब आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मेरी कुछ आदतें और ज़रूरतें अलग हैं। मुझे परियों की तरह रहना पसंद है और मैं धरती के खाने में बिल्कुल खुश नहीं रहती। मेरा मन अभी भी परियों की दुनिया में ही लगा रहता है। राजकुमार ने उसकी बात समझी और उसे कहा, तुम जो चाहो वो करो, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। तुम बस खुश रहो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। तुम अपनी दुनिया में जाओ और अपनी परियों की रानी बनो। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे आपको भी अपनी दुनिया में लेकर जाना है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं इंद्रलोक के राजा से बात करूंगी। रिया ने अपनी परियों की दुनिया में राजा इंद्र से बात की। राजा इंद्र रिया की जिद और आदित्य के सच्चे प्रेम से प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को इंद्रलोक में ले जाने के लिए तैयार हो गए और उसे परी बना दिया। रिया और आदित्य परियों की दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन राजकुमार के मन में एक बात थी, वह इंसान की दुनिया को नहीं भूला था। उसे अपने माता पिता की याद आती थी जो बूढ़े हो रहे थे और अपने बेटे को बहुत याद करते थे। एक दिन उसने रिया से कहा, रिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपने माता पिता की याद आती है। वे बूढ़े हो रहे हैं और मुझे बहुत याद करते होंगे। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। आदित्य, तुम एक बार इंद्रलोक से धरती पर जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। राजा इंद्र का नियम बहुत सख्त है। तुम एक इंसान बनकर वापस नहीं जा सकते।
रिया, मेरा दिल इंसान है। मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे वापस जाना ही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। राजकुमार आदित्य ने फैसला कर लिया था। उसने रिया को समझाया और इंद्रलोक से धरती पर वापस आ गया। वह अपने माता पिता के पास पहुंचा, जो उसे देखकर बहुत खुश हुए। राजा आदित्य ने अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन उसका दिल हमेशा रिया को याद करता था। रिया भी हर रात उसे इंद्रलोक से देखती थी और उसके प्यार को महसूस करती थी।